नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने 24 दिसंबर के लिए ऐलान किया है कि वो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। और एक तरफ जहां 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, वहीं 24 दिसंबर की ये ऐलान को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बीजेपी की तरफ से आई हुई प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। रैली निकालने के लिए किसी को मनाहट नहीं है, रैली निकालें। लेकिन मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर लें, अगर हिम्मत है तो। महादेव की नगरी है, आए कण कण में शिव है, वहां सुने नीतीश जी आ रहे हैं। तो नीतीश बाबू इतना कह दें आपके क्षमा के साथ, बहुत बड़का लीडर बाड़ा आवा फरियाल। नीतीश बाबू यशस्वी प्रधानमंत्री, मोदी जी गरीबों के नेता हैं, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले नेता हैं, $5 ट्रिलियन पर ले जाने वाले नेता हैं इस देश को। उनसे आप लड़ने आ रहे हैं, स्वागत है, डेमोक्रेसी है। लेकिन नीतीश बाबू इतना कहा कि आवा हो फरियाल महादेव की नगरी में, देखल जाए। हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की तैयारी में लगे हैं। उसी में झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और बाहर भी सभाएं करने का हम लोगों का प्लान है। वाराणसी से चुनाव लड़ने का उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, अभी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है। और वो लोकसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर बेबी संशय है। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी हो रही है। तो आज इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। आखिर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद से बीजेपी में इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, बीजेपी अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रही है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, कहीं रैली कर सकता है, कहीं एड्रेस कर सकता है। उसके लिए कोई राज्य और देश की कोई सीमा निर्धारित है क्या? ठीक है, बनारस लोकसभा का क्षेत्र रहा है प्रधानमंत्री जी का, लेकिन बिहार का भी वो नेबरिंग प्लेस है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है, संस्कृति है, कल्चर है, वो सब एक तरह से मिलता है। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस दिन इंडी गठबंधन का पटकथा लिख रहे थे, उसके सूत्रधार की भूमिका में थे। तो अगर एक बड़े फलक पर वो जाकर के बनारस में भी लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, 18 वर्षों से वो बतौर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई प्रतिक्रिया जैसी बात है। हर पार्टी को अधिकार है कि वो कहीं जा सकता है, कहीं रैली को एड्रेस कर सकते हैं, कहीं जनता को अपनी भावनाओं से वो जोड़ सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी चूंकि लगता है कि कहीं एक चैलेंजर की भूमिका में ना हो। ठीक है, कांग्रेस अभी बहुत भाव इनको नहीं दे रही है, या जो इंडिया गठबंधन है उसमें इनको बहुत कुछ तरजीह नहीं मिल रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से ही बनारस को इन्होंने चुना है कि अगर चैलेंज ही देना है तो हमें बनारस में जाएंगे, वहां की जमीन पर वहां के मिजाज को जरा हम समझेंगे, पढ़ेंगे, एड्रेस करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे और उसकी प्रतिक्रिया समझेंगे कि रिएक्शन क्या आया। तो बनारस के बारे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जमीन है, और इस जमीन पर कोई व्यक्ति आकर के क्यों कोई एड्रेस करेगा, कैसे कोई कनेक्ट होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है उसके जो मायने मैं समझ पा रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इंडी गठबंधन को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम एकला चलो की राह पर चल दिए हैं, आपने तो संयोजक बनाया नहीं, कोई जिम्मेवारी हमें दी नहीं,
सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बैठक आपकी हो नहीं पा रही है। जब भी थोड़ा नीतीश कुमार जी कुछ तख्त तेवर अपनाते हैं, सख्त तेवर अपनाते हैं, तो उधर से खड़गे जी का फोन आ जाता है, नहीं नहीं हम लोग बहुत जल्दी बैठने वाले हैं। और जरा सा कांग्रेस की ताकत थोड़ी बढ़ती है तो फिर वो बैठक पर विराम लग जाती है। तो पटना की बैठक सूत्रधार रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब ये दोनों को, एनडीए को भी और अपने इंडिया को भी, दोनों को बनारस की सभा के माध्यम से साधने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सधेंगे ये तो वक्त बताएगा। जी, सारिका पासवान जी, क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ काट निकालने में है? सारिका जी। देखिए, संजय सर ने बताया ही सबको, वो विशेषज्ञ के रूप में हम सबों के बीच में बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अब अगर वैसे तो घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के उन जगहों से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन घोषणा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं अंदर एक घमासान उत्पन्न हो गई है, एक इतनी उत्तेजना में लोग कुछ के कुछ बक रहे हैं। अभी मैंने देखा कि जिस तरीके के बयान उनके एक सांसद हैं वो दे रहे थे, सांसद है या पता नहीं क्या है, मैं तो भूल भी गई उनको, क्योंकि मैं उनको हमेशा एक नचनिया और गवनिया के रूप में ही याद रखती हूँ। अब वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने लगे, उस माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो एक समय सुषमा स्वराज और कहते हैं इनके आला कमान आडवाणी जी के साथ बैठा करते थे पंक्ति में, और यही नरेंद्र मोदी जी वो होस्ट के रूप में वहां रहते थे। उस माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह के लोग अगर आईना दिखाने लगे कि आवा फरियाद ले, तो भाई फरियादेगा तो पूरा देश इनसे, भारतीय जनता पार्टी से तो पूरा देश फरियाने के लिए तैयार है। आप गाथा गाने आप लगते हैं कि ये किए वो किए वो किया, अरे आपने बेचा है संसाधनों को, इसके अलावा आपने कुछ किया नहीं है। और रही बात चुनाव लड़ने की, कौन कहां से लड़ता है, आप बताइए बनारस हमसे बिहार से कितना दूर है? 300 किलोमीटर दूर है। अब गुज्जू लोग 1500 किलोमीटर दूर से आ जा रहे हैं बनारस में चुनाव लड़ने के लिए, तो कोई हम पड़ोसियों को रोक लेगा क्या? अगर हम चाहेंगे चुनाव लड़ना तो कोई रोक लेगा क्या? क्या है स्नेहशील जी हंस रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं हम लोग पड़ोसी, हम लोग आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर लोग गुज्जू लोग आके चुनाव लड़ रहा है, उस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सिर्फ बात ही चीज चल रही है, उतने में ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट लग गई है। देखिए सभा जी, सही बात है, संजय सर ने पहले ही बोला, और हम सब यहाँ जितने लोग बैठे, हम सब उस लोकतंत्र के हिस्सा है, और हम सबको लोकतंत्र ने आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है कि अगर हम चाहें तो जाकर के कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज तो है, महज सोचने से, स्मरण मात्र से अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी कितनी तकलीफ और कितनी जद्दोजहद से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के जुगाड़ में लगी हुई है। लेकिन देखिए 2024 में तय है, भाजपा मुक्त भारत होने वाला बहुत हो गया। इनकी इन तानाशाहियों की, लोकतंत्र के हत्यारों की जो है ना, अब जरूरत नहीं है देश को। देश के लोगों ने इनको सोच लिया है कि 2024 में इन्हें सत्ता से हटाना है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार केंद्र में जब से उनकी सत्ता रही है, बिहारी होने के नाते और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम तो बहुत आहत है, दुखी, जिस तरीके से उन्होंने बिहार को नजरअंदाज किया। लेकिन देशव्यापी भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वार्थ की राजनीति उन्होंने दिखाई है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने हर जगह जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हर जगह ऐसे मुद्दों को लेके आए जिससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं है। आम जनता तो क्या चाहती है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, अपने लिए सुरक्षित माहौल चाहती है। और वो तभी हो पाएगा जब अपने राज्य का विकास हो पाएगा, अपने राष्ट्र का विकास हो पाएगा। और मुझे लगता है इन दोनों ही पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिसड्डे साबित हुई है, जीरो साबित हुई है। और उनका फेलियर का रिपोर्ट कार्ड जो है ना, देश की जनता ने बना के रखा है, जो उनको 2024 में उनके हाथों में सौंपेगी। जी, मनोज कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे सारिका पासवान जी की बातों पे? पहले तो सारिका जी का एक जो वक्तव्य था कि कलाकार को नचनिया बजनिया कहना, उस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। राजनीतिक जो बातें कहनी है वो अच्छी बातें कहें, लेकिन किसी एक बड़े कलाकार का, क्या? अरे ये वही लोग हैं ना जो रिमोट से लहंगा उठा दिया करते थे, सार्वजनिक है भाई, कोई छुपी हुई बात है क्या? जो किया बीच में ना बोले तो अच्छा है।
क्योंकि इनके बीच में मैं ना बोल रहा था, ये ऑब्जेक्शनेबल था, फिर भी मैं उस समय नहीं बोला। कृपया इनको बोलिए कि डिबेट में जब दूसरे बोले तो ना बोले तो अच्छा है, नहीं तो हल्ला ज्यादा होगा और कोई काम की बात नहीं हो पाएगी। मैं अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूँ, ऑडियंस और खुद डिसाइड करेगी कि आप सही है कि मैं सही हूँ। तो एक कलाकार को नचनिया बजनिया जैसे आपने जिस लैंग्वेज में कहा है उस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। अब आते हैं नीतीश जी की जो यात्रा है बनारस की, उसके बारे में। ये सभी जानते हैं कि कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, कुछ भी लड़ सकता है, लेकिन भाई उनके तो जो राष्ट्रीय महासचिव है वो खुद ही कह रहे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में भाजपा गंभीरता से क्यों लेगी उनको? पत्रकारों ने कुछ नेताओं से सवाल किया, उन्होंने अपने रिएक्शंस दिए। नीतीश कुमार अभी अवसान की स्थिति में है। एक डूबता हुआ वो एक जहाज है, उसमें जितने लोग बैठे हैं, इलेक्शन आते आते उनकी जहाज पूरी तरह से खाली हो जाएगी। उनकी यात्रा, वो भी जानते हैं कि भाजपा के लिए किसी भी तरह से कोई राजनीतिक चीज नहीं है, मुद्दा नहीं है। ये उनके पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में बहुत हताशा है, क्योंकि वो अंदरूनी कारणों से अपने एलाइज जिसके साथ अभी बैठे हैं, रोज ही दाव पेच के खेल से परेशान है और बेचारे मानसिक रूप से उद्दलित हो जाते हैं। आपने बीच बीच में देखा कि किस तरह से मानसिक संतुलन खो दिए और अनाप शनाप करने लगे थे। दूसरा, इंडी अलायंस में जैसे संजय सर ने कहा कि इंडी अलायंस में उनका कोई तवज्जो ही नहीं रहा। जिसने अलायंस की स्टार्ट की इस उम्मीद में कि मैं संयोजक बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो बेचारे को दूध की मक्खी की तरह कांग्रेस ने निकाल के फेंक दिया। अब चूंकि कांग्रेस 2-3 राज्यों में अच्छी तरह से पराजय की चख चुकी है, ऐसे में नीतीश जी को फिर से लगा कि फिर से मैं निकलूं और अपना एक जो किरदार है वो निभाने की कोशिश करूं। उधर जो है अखिलेश यादव है, वो परेशान है कि एमपी में मोहन यादव जी बन गए हैं, तो अब तो मेरा यहाँ जो आधार खिसकेगा। तो किसी तरह भाई नीतीश जी एक जाति के नेता हैं, तो उनको लाओ और अपनी जनाधार को थोड़ा ठीक करो, वो अपनी प्रयास में है। लेकिन मिला जुला के वहाँ इनकी यात्रा को कोई फायदा नहीं है। हमारी परेशानी ये है कि हमारे जितने भी ये बॉर्डर जिला हैं उनको ये परेशान करेंगे, वहाँ के डीएम एसपी को आदेश देंगे कि बस का इंतजाम करो, ट्रक का इंतजाम करो, और हमारी जो रिसोर्सेज है वो बर्बाद होगी, क्योंकि इनका बनारस में क्या औकात है। 2000 का भीड़ भी 1000 का भीड़ भी नहीं जुटा सकते। इसका मतलब कि ये पैरासाइटिक जो इनकी राजनीति है, उस पैरासाइटिक राजनीति के तहत ये वहाँ समाजवादी पार्टी से हेल्प लेंगे और हमारे जो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो एसपी हैं, डीएम हैं, उनको परेशान करेंगे, भाई भीड़ जुटाओ। क्योंकि इनका ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है कि बनारस में 2000-4000 की भीड़ अपने बल पे ये जुटा सके। तो हमारी चिंता ये है कि हमारे रिसोर्सेज ऐसे बर्बाद होंगे, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया अलायंस की कितनी मीटिंग हुई है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल सफारी बोलते हैं। लोगों ने आनंद लिया, 5 स्टार होटल में बैठे, गपशप किया, मजे किया, और 6 महीना के अंदर 3 मीटिंग हुई और सब कुछ ढाक का पात वही का वही रह गया। ऐसे में हमारी चिंता सिर्फ अपने रिसोर्सेज बचाने की है। हमारी चिंता उनकी राजनीतिक हैसियत से कुछ भी नहीं है। वो तो देखिएगा इलेक्शन आते आते ये पार्टी तो समाप्त होने वाली है और हमारा उससे कोई चिंता नहीं है। अगर आप कोई हमारे नेता से बाइट लेते हैं तो वो अपनी भावना व्यक्त किए, हमारी कोई परेशानी नहीं है, हम उससे परेशान नहीं है। जी मनोज कुमार जी, अब मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, तो क्या इस बैठक में नीतीश कुमार का पद बढ़ने वाला है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 24 दिसंबर को जो जा रहे हैं रोहनिया, वो जा रहे हैं जो बनारस संसदीय क्षेत्र में आता है। और उन्होंने रोहनिया का चयन जो है नीतीश कुमार ने क्यों किया? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। वो बीजेपी के साथ साथ अपने अलायंस जो सहयोगी पार्टनर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले निकलेंगे। क्योंकि सबको पता है 2024 का लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और नीतीश कुमार ने कई बार पब्लिक मंच पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि जितना ध्यान कांग्रेस का इंडिया गठबंधन पर होना चाहिए उतना ध्यान कांग्रेस का नहीं है। हालांकि उस समय कांग्रेस के तरफ से कहा गया था कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा या चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद सारा ध्यान जो है इंडिया गठबंधन पर आएगा। लेकिन
10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक गठबंधन के मामले में कुछ नहीं हुआ है। केवल ये तय हुआ है कि अगली जो बैठक है वो 19 तारीख को दिल्ली में होगी। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लग रहा है कि सामने जो है वो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, यानी लड़ाई हमें नरेंद्र मोदी से लड़नी है और इतने आराम तरीके से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपना काम किया, उन्होंने सभी जो विपक्षी पार्टी के नेता थे सभी को उन्होंने एक मंच पर लाया और हालांकि ये जरूर बात है कि उन्हें जो उम्मीद थी इंडिया गठबंधन से, जो वो सोच रहे थे कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा या प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाएगा, वो उन्हें नहीं हुआ। उनकी जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं हुआ। इसकी नाराजगी जरूर उनके मन में है या उनके जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी के मन में है। लेकिन अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर कुछ करना है 2024 के पहले, अगर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें अकेले ही निकलना पड़ेगा और इसीलिए वो निकले और इसीलिए वो बनारस संसदीय क्षेत्र को उन्होंने चुना है कि अगर चुनौती देना है तो सीधा नरेंद्र मोदी को देना है, क्योंकि लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, लड़ाई बीजेपी से है। तो इसीलिए बनारस संसदीय क्षेत्र को चुना गया है। कितनी सफलता मिलेगी नीतीश कुमार को, कितनी भीड़ जुटेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। हालांकि बिहार सरकार के कई जो मंत्री हैं वो लगातार बनारस में कैंप कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जनसभा में शामिल हों। नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां हैं बिहार में वो लोगों को बता रहे हैं, यूपी के लोगों को बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से रैली को सफल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चाहे बनारस संसदीय क्षेत्र हो या बिहार में कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, मेरी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभी कुछ देर पहले जो हम लोगों ने बयान सुना केसी त्यागी जी का, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी भी संशय है। तो वो संशय शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बता दूं कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पूरे देश का दौरा करें। लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी है या इतनी ज्यादा मजबूत है कि अगर नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो किसी एक संसदीय क्षेत्र में बंद कर रह जाएंगे, फिर वो पूरे देश पर या पूरे राज्य पर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चयन किया है कि एक साथ वो 2 मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज कांग्रेस को कि अगर आप मुझे साथ नहीं देंगे तो मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा, और दूसरा बीजेपी को कि लड़ाई आपसे है तो मतलब आमने सामने मैं आकर फ्रंट सीट पर आके आपसे लड़ाई करूंगा। जी अब मैं इसलिए आशीष जी से पूछना चाहूंगी, 24 का चुनाव नजदीक है लेकिन अभी तक जिम्मेदारी ठीक से तय नहीं हो पाई है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर कैसे देगी? सबसे पहले धन्यवाद। 18 मिनट मैंने इंतजार किया, बहुत अच्छा लगता है, वरीयता के साथ लगता है कि हाँ, कांग्रेस सबसे वरिष्ठ पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे, उसका आप लोग सम्मान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आपने सबसे अंतिम में मुख्य वक्ता की तरह मुझे मौका मिला। खैर, रही बात यहाँ पे मनोज जी की बातों पे, जब सारिका जी ने कुछ बातों को कहा तो मनोज जी ने बड़े तहजीब के साथ, जो कहा जाता है राजनीतिक तहजीब, उसमें इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन इनके जवाबों से ये दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने घमंड में पूरे आकंठ, पूरी प्रचुर मात्रा में कहते हैं आकंठ, वो डूब चुकी है घमंड में। इसलिए जहां तक रही बात बनारस की, तो बनारस किसी का गढ़ नहीं है, सनातन धर्म की संस्कृति है। मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है, +2 मेरा वहां से हुआ है। बनारस का महत्व क्या है, पहले इसे समझने के लिए नरेंद्र मोदी जी को पहले ये समझना पड़ेगा। लोग वहां के वोट दे के आपको चुनाव जिता दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सनातन धर्म की जो राजधानी है बनारस, काशी, वहां पे ये उतरते हैं और हर हर महादेव का जहां नारा लगता है वहां हर हर मोदी का नारा लगवाने वाले ये, मैं इनके लिए सीधे सीधे कहूंगा कि ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं और उसे बनारस की जनता ने अपना लिया। तो ये बनारस की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वो कैसे वहां से सांसद बना रही है जो सनातन धर्म का ही माखौल उड़ा रहे हैं और वो
भगवान शिव की नगरी का माखौल उड़वा रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन के जो गुजरात से 1500 से ज्यादा किलोमीटर दूर से आके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय लोकतंत्र ने ये सुविधा दे रखी है सबको, तो इसलिए ये फायदे में है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इन लोगों के साथ समस्या क्या है कि नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनके पार्टी के आधिकारिक लोगों ने ये बयान पहले ही दे दिया है। इसलिए मुझे इस पे सफाई देने की, क्योंकि मैं जदयू का पक्ष नहीं रख पाऊंगा कि जदयू के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, केसी त्यागी जी ने ऐसा बात कह दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसे ही हम लोगों को कोट करना चाहिए आगे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी अगर बनारस जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द होना लाजमी है। आखिर उनके झूठ और उनके जो माहौल उन्होंने क्रिएट कर रखा है उस पूर्वांचल के पूरे बेल्ट में, उस पूर्वांचल के बेल्ट में इनको सीधे सेंधमारी का डर लग रहा है कि एक बड़ा नेता कोई आ रहा है तो इससे समस्याएं हो जाएंगी। तमाम लोग, राजनीतिक लोग ये चाहते हैं कि मेरा जो सीट है वो सेफ रहे, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारे सीट पे कोई और घुसपैठ करे। अगर नीतीश जी वहां रैली करने जा रहे हैं और यहीं अभी मनोज भाई बैठे हुए थे, पता नहीं कितनी राजनीतिक भीड़ की ये बात कर रहे थे, क्योंकि बसों में और ट्रकों में भर के भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते हैं भीड़, इसलिए इनको मालूम है कि ट्रक और बस के विभिन्न जिलों से लाया जाता है, इसलिए इनको मालूम है ये लोग अपने डीएम को ये आदेश देते होंगे अपने जहां राज्य में इनकी सरकारें होती होगी, इसीलिए ये लोग ऐसा बयान दे देते हैं भावातिरेक में। मैं ये सोच के ताज्जुब हूं कि इन्हीं नीतीश कुमार जी के पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव है धनंजय जी, जो पूर्व सांसद है जौनपुर से, अभी हाल में उन्होंने एक रैली की थी, उसमें इतनी भीड़ हो गई थी कि इसी योगी सरकार के लोगों ने उनपे एफआईआर, एक तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाला था, उस पर एफआईआर करा दिया गया था उनके ऊपर। और जौनपुर से दूरी कितनी है बनारस की मुझे नहीं बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग बनारस घूमे होंगे, गए होंगे, लेकिन बावजूद इनके इन्होंने कहा कि 2000 की भीड़ नहीं जुट पाएगी। आपने उन पे जो एफआईआर किया था इनके महासचिव पे, उस पे ये बात कहा गया था कि जरूरत से ज्यादा भीड़ आपने ला दी थी। तो यहाँ पे समस्या ये है कि राजनीतिक जो भीड़ की बात ये लोग करते हैं वो जनता होती है, नेता अगर राह पे निकल जाते हैं तो जनता के साथ उनका जो जुड़ाव होता है, उनका प्रेम होता है, वो सड़कों पे दिखता है। निश्चित तौर पे अगर मोदी जी 5 लाख वोट लेके आ जाते हैं बनारस से, तो उसी को आप लोग भुनाते हैं, भले वो वोट आप लोग खरीद के लाते हैं, भले वो वोट आप लोग कहीं से मैनेजमेंट के थ्रू लाते होंगे, वो आप लोगों की क्षमता है, इस पे हम लोग कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन रही बात नीतीश जी के बनारस जाने से, तो बनारस एक जिला मात्र नहीं है, बनारस एक संसदीय क्षेत्र मात्र नहीं है। इसे हमें समझने की जरूरत है कि बनारस अपने आप में पूर्वांचल की राजधानी कहा जाता है। और उससे, चूंकि मैं बक्सर का रहने वाला हूं, तो बक्सर, गाजीपुर बगल में पड़ोसी जिला है, बलिया है पड़ोसी जिला, वो तमाम क्षेत्र की जो राजधानी कही जा सकती है वो बनारस है। आज भी लोग जाते हैं वहां पे, बहुत सारे पढ़ाई के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, तमाम चीजों के लिए जाते हैं लोग बनारस। पटना भी हमारे लिए उतना ही नजदीक है जितना बनारस नजदीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक बात को बहुत जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोग राजनीति में पावर को, उसको आप लोगों को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि बहुत समस्याएं हैं अभी आपके साथ। आपके प्रति लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं, चुनाव जीत गए हैं आप, 3 राज्यों में चुनाव जीत गए हैं, वो घमंड आप लोगों का दिख रहा है। और किस तरीके से कितने कलाकार लोगों को ढूंढ ढूंढ के मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, वो भी जनता देख रही है कि कैसे माँ बहन की गालियां देने वाले, बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाले लोगों को, जो जुमला ही देते हैं, इनके शीर्ष नेता हैं, वैसे लोगों को चुन चुन के ये लोग, माँ बहन की गालियां देने वाले लोगों को ये लोग मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं। और अधिकारियों को किस तरीके से वो बेइज्जत कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये लोग नेता बना रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानसिक संतुलन जो कहा जाता है वो बिगड़ चुका है, और ये सत्ता मद में पूरी तरीके से आकंठ कह सकते हैं कि डूब चुके हैं। ऐसे ही लोग ये समस्याओं का समझते कि सौरभ जी संचय नहीं वर्धन जी सौरभ जी वो संशय था, संचय नहीं था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए। आपको नहीं लगता है कि ठीक है, आपने बताया कि चलिए तीनों राज्यों का जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में आया है, तो वो जीत के मद में चूर है, लेकिन आप किस मद में चूर है? अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहाँ है? नीतीश कुमार बार बार कर रहे हैं, पब्लिक मंच पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है, कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं कांग्रेस क्या सोच रही है।
तो आप बताएं ना कि कांग्रेस क्या कर रही है। सौरभ जी, आप तो राजनीति के मतलब चूंकि कवर करते हैं, लगातार आप घूमते हैं, आपको लगातार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप भी ये जानते हैं कि राजनीति में पत्ते खोल के हम लोग नहीं दिखाएंगे आपको। कम से कम खुलेआम प्रदर्शन नहीं होता। हमारी जो रणनीति है वो उस पर हमारे नेता काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ में पूरे देश में इन फासिस्ट लोगों को, उन्हीं के उलझा रहे हैं लोगों, उन्हीं के जवाब में हम लोग अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उसके लिए हम कैसे जवाब देंगे सर? सर कैसे जवाब देंगे? अकेले रैली कर आपको लगता है फिर गठबंधन का मतलब क्या है? नहीं फिर चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया गठबंधन की रैली होती, पहली रैली होती बनारस संसदीय क्षेत्र में, उसका प्रभाव ज्यादा होता? अगर नीतीश कुमार अकेले रैली करने जा रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज बताइए, वो अकेले रैली करने जा रहे हैं, वो हम लोगों के साथ पूरे गठबंधन के साथ रैली करने जा रहे हैं, ये अलग बात हुई। यहाँ पे सबसे नहीं अलग बात कैसे है? नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है तभी तो ऐसा हो रहा है। सौरभ जी, ये कैसे आप कह देंगे कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? चुनाव कितने दिन शेष हैं? चुनाव कितने ज्यादा दिन नहीं है। घोषणा आज कर दें। सुनिए, अब मैं देखिए, ये जो बात नहीं, प्रत्याशी की घोषणा नहीं, प्रत्याशी की घोषणा की बात कौन कर रहा है? सौरभ जी, हम तो साथ चलने की बात कर रहे हैं। आपको मैं टोकूंगा एक जगह और हमको 2-3 मिनट दे दीजिएगा, बस मैं पूरी तन्मयता से सवाल का जवाब दे दूंगा। आप एक चीज बताइए सौरभ जी, अगर अभी गठबंधन में ये बातें आने लगती हैं, क्यों प्रत्याशियों के चयन में देरी होती है? क्यों मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, मैं देरी होती है? सुनिए, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं साथ चलने की बात कर रहा हूँ। मेरे से सवाल है तो मेरे से जवाब पूरा ले लीजिए। नहीं कौन सवाल कर रहा? सवाल मैं ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा सीट शेयरिंग की बात की? मैं सीट शेयरिंग की बात कहा? पूरा हो जाए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं सीट शेयरिंग की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं सीट शेयरिंग की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं उम्मीदवार, मैं ये कर रहा हूँ कि साथ चल तो सकते हैं, तो साथ गठबंधन है। अकेले अगर जनसभा कर रहे हैं तो साथ चलने के मतलब क्या है? अगर आप लोग अकेले, अगर नीतीश कुमार अकेले जा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार अकेले क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं अकेले? वो तमिलनाडु में भी जाके रैली कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। तमाम तो वो आपत्ति भी तो दर्ज कराए हैं कांग्रेस के प्रति, उनकी आपत्ति भी दर्ज कराया है उन्होंने बोला है कि आप लोगों का ध्यान नहीं है इंडिया गठबंधन पर। सौरभ जी, समस्या देखिए कहाँ आती है। इंडी गठबंधन, पहले तो इंडिया अलायंस है, वो इंडिया अलायंस के जो आप लोग इंडी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस जो है उसमें नहीं, हम इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, इंडी नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी के बात बोल दे रहा हूँ कि संयोजक का पद, क्या नीतीश जी ने कहा था कि संयोजक का? मैंने बोला, अभी मैंने सवाल किया आपको, मैंने सवाल किया, नहीं मैंने सवाल किया संयोजक, नहीं मैंने सवाल किया, मैंने वर्धन जी मैंने सवाल किया, मैंने संयोजक का नाम लिया एक बार भी अपने सवाल में मैंने सही नहीं, आप मेरी जो भी सहयोगी हैं वो स्वतंत्र है। अभी हमारा गठबंधन जब बैठेगा, सीट शेयरिंग पे भी बात होगी, कहां से कौन लड़ेगा इस पे भी बात होगी, कौन प्रत्याशी होगा इस पे भी बात होगी। और नीतीश जी की अगर नाराजगी भी दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसी पे सवाल उठा ही रहे हैं, कंटिन्यूटी में ये सवाल उठ रहा है, तो ये चीज एक समझ के रख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पटक के उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और भरभली नहीं, हम लोग आपसे यहाँ पे रणनीति नहीं डिसाइड करने बैठे हैं ना, यहाँ मंच पे बैठ के ये रणनीति आपसे कोई दल में। अच्छा चलिए, एक सवाल वर्धन जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए वर्धन जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हम कल सुन रहे थे, आपके कुछ विधायकों की बाइट सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और नीतीश कुमार को नेता चुन लेना चाहिए। क्या कहेंगे? आप ही के विधायक बोल रहे हैं, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए। आपकी हिसुआ की जो विधायक हैं, क्या नाम है? नीतू सिंह, ठीक है। बक्सर के जो विधायक है, क्या नाम है उनका? मुन्ना तिवारी जी, दोनों ने बयान दिया है और बक्सर के आप रहने वाले भी हैं।
उन्होंने बोला है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और नीतीश कुमार को अच्छा, एक विपक्ष बात का बताइए नेता सौरभ चुन जी, लेना चाहिए। सौरभ जी, बताइए। एक सेकंड, ये बताइए कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हमारे विधायकों ने क्या गलत कह दिया, क्या पार्टी लाइन से गलत कह दिया? हमारे जब मल्लिकार्जुन तो खड़गे आप साहब चुन लीजिए राष्ट्रीय ना नेता। अध्यक्ष, अरे सर, आप चुन लीजिए ना अरे नेता भैया एक नीतीश सेकंड कुमार सुन को। लीजिए ना सौरभ जी सुन लीजिए ना धैर्य के साथ। तो इसमें क्या गलत कह दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब इंडिया अलायंस की बात ही हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बड़ा दिल और त्याग दोनों दिखाने के लिए तैयार है और करने के लिए तैयार है। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है कि विपक्ष का नेता चुन लेना, ये कोई चुनाव के अभी कोई संसदीय दल का नेता चुनने की तो बात है नहीं, सांसद हैं भी नहीं कि विपक्ष का नेता चुन लिया जाए। इस तरीके की बातें करना अपने आप में ही हास्यास्पद है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है और कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, तो कांग्रेस ही हर तरीके से इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है और कांग्रेस के साथ तमाम दल आएंगे और तमाम दल इस अलायंस को मजबूत करेंगे और हम लोग मजबूती से धरातल पे जवाब देंगे, हवाई जवाब नहीं देंगे। चलिए मनोज जी बताइए, जवाब आप दीजिए। देखिए, पहली बात तो इनका भी एक स्टेटमेंट बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था कि प्रधानमंत्री 5 लाख वोट अगर ले रहे तो खरीद के ले रहे हैं और मैनेजमेंट करके ले रहे हैं। जनता की जब तक ये लोग ऐसे बेइज्जती करते रहेंगे, जनता की भावनाओं को जब तक ये कुचलते रहेंगे, ये अपने अहंकार में खुद डूबे हुए। कांग्रेस भूल नहीं पा रही है कि वो अब कहाँ पे है। जब एक स्टेट में जीत जाती है, उसकी बाहें एकदम खिल जाती है, बौछें एकदम फैल जाती हैं और जितने भी एलाइज है उनको खत्म कर देती है। अभी आपने देखा एमपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव गिड़गिड़ाते रह गए, उनके साथ एलाइज नहीं हुआ। आपको याद होगा कि बेंगलोर में जो मीटिंग इनकी हुई थी, मुंबई में हुई थी, तो एमपी में पहला रैली करने का इनका प्लान था। वहां पे इलेक्शन भी होने वाला था। वहां के जो भावी जो एकदम लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इनका जो नेतृत्व भी है वो कुछ नहीं कर पाया। और आज ये अफसोस कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस अगर हो गया रहा तो वहां पे तो कुछ फायदा मिलता। तो ये बातें जो है ना इनका कि सीट शेयरिंग पे इतना ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि चॉकलेट बांटना हो कि 10 चॉकलेट है, 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो। ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आज आप बैठ के बात नहीं कर पा रहे हो तो आप सीट कहां से तुम करोगे? करो शेयरिंग, हमको क्या ऑब्जेक्शन है? हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमको तो विपक्ष से लड़ना है, लड़ेंगे हम। लेकिन इनका इतना बात बनाते हैं, एक तो आपको प्रेशर में डाले कि हमको 18 मिनट बाद समय मिला। आज इनका अहंकार आज भी देखिए, हम सबसे बड़ी पार्टी थे। अरे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बोले, हमको चौथे नंबर पे मिला है। ये सबसे बड़ी खोल के पार्टी थे, इसलिए आरजेडी को मौका पहले यहाँ पे देखिए हमको मौका नहीं मिला था, भाजपा को बाद में मौका मिला। आरजेडी के प्रवक्ता पहले बोली अभी भी आपसे ज्यादा, उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल चुप रहिए, बोलिएगा आधा घंटा बोले आप बोलिएगा, लोगों से ज्यादा वोट पाए हैं अभी बोलिएगा। वर्धन जी जीत भी आप ही की हुई है। नहीं वर्धन जी जीत भी आप ही की हुई है। वर्धन जी बीच में मत बोलिए, वर्धन जी बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आपको भी मौका दिया जाएगा। वर्धन जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में गलत बयानी ना करेंगे, एक बात भी नहीं बोला, गलत बयानी ना करें और डिक्टेट ना करें। वर्धन जी आपको मौका मिलेगा, आप आराम से अपनी बातों को रखिएगा। 18 मिनट से हम बैठे हुए हैं, 18 मिनट से हम बैठे हुए हैं, हमको बोलने का मौका नहीं मिला। जो बोलने का मौका मिला तो लग रहा है कि छोड़ेंगे ही नहीं। अरे भाई, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, अनर्गल बातें करनी है। आप कहाँ आज एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए, आप तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। विपक्ष में भी बिहार में आप गिड़गिड़ाने की स्थिति में है। आपको कितनी सीटें मिल सकती है ये बोलने की भी हिम्मत आप में नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आप पूरा प्रेशर टेक्निक बनाए हुए थे, मेरे इतने मंत्री बनेंगे, मेरे उतने मंत्री बनेंगे। एक बार डांट पड़ी, शांति से बैठ गए। तो अपनी जो औकात है कांग्रेस की, उसको पहचानिए, पहचान के अपने अंदर में सालिमता लाइए। जब तक सालिमता नहीं लाइएगा, जनता सब सुनती है, सब देखती है और जनता वोट देगी। आप बोलिएगा खरीद के भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बूथ मैनेज करके जीत गई, ये भी जनता सुन रही है। फिर तुरंत इलेक्शन आने वाला है 24-25 में, जनता फिर आपको सबक सिखाएगी। देश की जनता और बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि खरीद के वोट मैनेज करके ऐसे करके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप जनता का आदर करना सीखिए। अभी प्रधानमंत्री ने जीत के बाद भी कहा था कि विपक्ष को जनता का सम्मान करना चाहिए। आप अपनी नीतियों के साथ जाइए, आपने क्या कार्य किया उसके साथ जाइए।
आप जनता अगर वोट देती है भाजपा को तो उसको गाली दीजिएगा, ऐसे बोलने से जनता आपको वोट नहीं दे देगी। अभी भी आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि बहुत आप काबिले तारीफ कोई बात बोले हैं और उसमें आपको तालियां बजनी चाहिए, इतने आनंदित आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो देखिए जो फैक्ट है उस पर बात कीजिए, बहुत लंबे लंबे ऐसे छोड़ने की आदत आप लोग की है, हम लोग की नहीं है। हम लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। वहां पे जदयू का क्या यूनिट है, आप बताइए कितने मेंबर है वहां पे जदयू के, आप जो बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। भाई भाजपा 12 करोड़ लोगों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो हम क्यों करते हैं। आपका जदयू का कितने मेंबर है बनारस में, अगर आप जदयू के प्रवक्ता है तो आप ही बता दीजिए, इतना जो बढ़ चढ़ के आप बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि संगठन इनका जो जदयू का है यूपी में बहुत कमजोर है। इन्होंने हाल में इलेक्शन लड़ा, एमपी में इलेक्शन लड़ा, 0.04% इनको वोट प्रतिशत था। बहुत से उम्मीदवारों को 72 या 60 का मत मिला। इसका मतलब है कि उनके परिवार वालों ने भी उनको वोट नहीं दिया। उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। जदयू पहले भी यूपी में लड़ चुकी है, आप उनका वोट परसेंटेज देख लीजिए, कहीं पे टिकते नहीं है। जातीय राजनीति करने वाले वहां टिकेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब बड़े बड़े नेता है, वहां जगह मिलने वाला नहीं है। तो ये सारे मेरे आधार है बोलने की। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ और हर बात में मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी वो, मोदी जी वो बोल के ऐसे नहीं चलता ना। जनता को प्यार कर रही है, वोट दे रही है, तभी तो ठीक है प्रधानमंत्री मनोज जी अब जवाब ले लेते हैं। जी वर्धन जी बोलिए, अपनी बातों को पूरा कीजिए। और मैं आपको बता दूं वर्धन जी, मेरी बात एक बार सुन लीजिए, मजाक मत कीजिए, सीरियस टॉपिक पे चर्चा हो रही है, सब लोग सीरियस है। माफी चाहिए। नहीं, हाँ नहीं, अगर आपको अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चीजों को हल्का मत कीजिए, चीजों को हल्का मत कीजिए और इशारा मत कीजिए। आप हंसिए नहीं, आप नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। आप जिस तरीके नहीं, आप शब्दों का ध्यान नहीं रखते, नहीं बिल्कुल नहीं रखते, नहीं बिल्कुल नहीं रखते। आप जिस तरीके आप जिस तरीके से हंस रहे थे, नहीं बिल्कुल नहीं हंस सकते हैं। यहाँ पर कॉमेडी नहीं हो रही है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है भैया, नमस्ते। यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है। बिल्कुल आप जा सकते हैं, नहीं बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, नहीं बिल्कुल आप मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा बुलेटिन है, नहीं ये मेरा नहीं हाँ, तो यहाँ मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है वर्धन जी, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है। अगर आपको नहीं, सब लोग यहाँ पर है, सब लोग पूरी गंभीर नहीं, सब लोग पूरी गंभीर नहीं, सब लोग पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं, अगर आप नहीं, फिर आपको समय दिया गया वर्धन जी, फिर आपको समय दिया गया, नहीं फिर आपको समय दिया गया, नहीं फिर आपको समय दिया गया और काफी ज्यादा समय दिया गया। नहीं फिर 18 मिनट के बाद ना, उसके बाद आपको इस तरीके की बातें ना करके मैं हंसूं नहीं, आप भी मत कीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ मजाक मत बनाइए, नहीं आप मजाक नहीं बना सकते, नहीं हम कांग्रेस पार्टी को नहीं, हम आपको बोल रहे हैं। आप नहीं, आपका अनुभव, आपका बयान नहीं दिया, नीतू सिंह जी ने ऐसा बयान नहीं दिया। मैं इसीलिए अगर मैं आपको बयान सुना दूं तो नहीं वर्धन जी, अगर मैं आपको बयान सुना दूं तो नहीं, अगर मैं आपको बयान सुना दूं तो नहीं, आप नहीं, अगर सुना दूं तो बताइए, अगर मैं आपको नीतू सिंह का बयान सुना दूं तो अभी भी आप हंस रहे हैं। चैलेंज करता हूँ, क्या चैलेंज कर रहे हैं? लोग हैं हमारे साथ, तो मत अगर चलवाइए ना भाई, नहीं आप आइए ना मेरे ऑफिस, आप मेरे ऑफिस में आइए, आपको नहीं मैं आपको 2 मिनट, मैं इस लाइव के बाद ना आपको बयान भेज देता हूँ, मैं आपको बयान भेज देता हूँ, मैं भेज रहा हूँ आपको बयान, मैं भेज रहा हूँ बयान आपको। सारिका जी ये मैं आपको बोल दिया ना कि मैं बयान आपको भेज रहा हूँ, आप बार बार एक बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं? दिक्कत यही है वर्धन जी हो गया, बस आपकी बात हो गई, अब आप चुप हो जाइए। गोल गोल बातें, चाशनी बनाते हैं ये लोग, जलेबी पारने के महारत लोग हैं ये लोग। वर्धन जी फैक्ट पर बात कीजिए ना।
कौन क्या कर रहा है, आप अपनी भी तो बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की भी तो बात कीजिए। सबा जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी से। संजय कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और नहीं, देखिए, थोड़ी सार्थक बहस हो तो शायद व्यूअर को भी थोड़ा अपील करता है। मैं सौरभ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये पब्लिक डोमेन में बयान है। नीतू सिंह का बयान एक बार नहीं, दो बार बयान आया है। कल मुन्ना तिवारी जी का बयान सारे चैनलों पर चल रहा था और बड़ी नहीं, इन्हें स्पष्टता नहीं पता है, वर्धन जी को नहीं पता है। मुझे लगता है कि पार्टी के कोई बयान से कोई मतलब नहीं है, और ना ही पार्टी की जो रणनीति है उससे कोई मतलब है। इन्होंने नहीं देखा होगा। और कल तो मैं था एक जगह बैठा हुआ, तो वहां तो इनके ही पार्टी के पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने यही बात 2 मिनट शांत रहिएगा। संजय जी कुछ बोल रहे हैं, संजय जी कुछ बोल रहे हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। पूरे जिम्मेदारी के साथ त्याग के लिए वर्धन जी आपकी जिम्मेदारी मुझे पता है, आप 2 मिनट सुन लीजिए। संजय जी कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने भी सुना है बयान को। जी, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। क्योंकि जेडीयू अलग है, कांग्रेस अलग है, अभी जब कोई चीज तय नहीं हुआ है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्री पोल अलायंस में होंगे, पोस्ट पोल अलायंस में होंगे, तो इस तरह के अगर हमारे विधायक बयान दे रहे हैं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से पार्टी इनको पर सख्त कदम उठाएगी। ये बयान पब्लिक डोमेन में है, हो सकता है इनका ध्यान उधर नहीं गया होगा, वो अलग बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं, ये जो त्याग की बात है, त्याग कहाँ है भाई? 6 सीटें मांग रहे थे अखिलेश यादव, वो सीटें जो सटी हुई थी मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड बघेलखंड जो का इलाका था, कांग्रेस ने नहीं दी वो सीटें। कहा गया जेडीयू ने 2 सीटें पहले मांगी कि हमें 2 सीटें चाहिए, बाद में हुआ कि नहीं कम से कम 1 सीट हमें दे दीजिए जो हमारा एमपी का जेडीयू का प्रेसिडेंट है। और कहा गया कि साझा उम्मीदवार के तौर पर हम इनको रखेंगे। शायद कांग्रेस वो सीट भी उनको नहीं दी और पता चला कि 10 सीट पर जाकर के जेडीयू वहां लड़ी, 2 तो इनके कैंडिडेट ही छोड़ के मैदान चले गए, 8 जो लड़े कितने वोट आए, कितनी संख्या आई, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में पता है। तो बिल्कुल हम कह रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। लोकतंत्र में अगर आप जमीन पर काम करते हैं, अगर आपकी क्षमता है, जनता आपसे कनेक्ट होती है, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में लोग गोलबंद होंगे। और गोलबंदी जब होगी तो स्वाभाविक है कि वो चीजें जीत और हार में भी तब्दील होगी। भाई 5 राज्यों का चुनाव हुआ, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश को केवल छोड़ दिया जाए तो सारी जगहों पर सरकार बदल गई। इशू क्या था? एंटी इनकम्बेंसी। इशू क्या था? करप्शन। वो महादेव ऐप का मामला हो या 13 पेपर घोटाला का मामला हो, या वहां पर फार्म हाउस मुख्यमंत्री का मामला हो तेलंगाना में, या मिजोरम में जो 5 साल की बनी हुई पार्टी जेडपीएम वो एमएनएफ को हरा देती है और जनता उसको चुन लेती है। तो हम और आप कहीं भी किसी भी तरह से बात करते हैं, ठीक है, हर लोगों को अपनी पार्टी की बात, पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने का अधिकार है। इस अधिकार से किसी को कौन वंचित कर सकता है? अगर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं बनारस में रैली करने, उस रैली से भी उनको कोई नहीं रोक सकता है। भीड़ की समीक्षा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। बतौर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी अटैक कर सकती है कि गए थे लेकिन भीड़ नहीं जुटी, या परफॉर्म नहीं कर पाए, या कनेक्ट नहीं कर पाए लोग। लेकिन उनके और भी मकसद हैं, जिस मकसद के तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि वो अपने गठबंधन के साथियों को भी वो मैसेज दे रहे हैं। वो वाम दल के मंच से जाकर के नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई कैसा गठबंधन, कैसी पटकथा जिसमें अभी तक कोई बात नहीं हुई है, और मुझे तो बड़ी निराशा हो रही है कि शायद कोई स्वरूप बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और कई बार उन्होंने पब्लिक मंच से कहा, हालांकि बाद में खड़गे जी ने उनको फोन किया और फोन करके कहा कि नहीं नहीं, हम लोग चुनाव के बाद जल्दी ही बैठ जाएंगे। एक तारीख मुकर्रर की गई जिसमें ममता बनर्जी जाने से इनकार कर देती हैं, नीतीश कुमार जी जाने से इनकार कर देते हैं, अखिलेश जी जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एक सत्य को तो सबको स्वीकार करना होगा ना, इस विपक्षी एकता के सूत्रधार कौन है? इस विपक्षी एकता की पटकथा किसने लिखी?
15 पार्टियों को, जो पार्टी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थी। समाजवादी पार्टी कहते थे कि से कांग्रेस की क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में, हम लड़ लेंगे यहाँ। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली से जीतते हुए हम पंजाब चले गए, कांग्रेस की क्या जरूरत है। ममता बनर्जी कहती थी कि हम एक सीट कांग्रेस को नहीं देंगे, हम लड़ लेंगे चुनाव। ये सारे लोगों को अगर नीतीश कुमार जी ने एक जगह इकट्ठा किया तो पटना से गठबंधन की बैठक होते हुए मुंबई चली गई, कोई स्वरूप नहीं आया। आज हम लोग इस बिंदु पर बात कर रहे हैं और सौरभ जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार चल चुके हैं। परिणाम इनके हिस्से में होगा नहीं होगा, ये नरेंद्र मोदी जी के चैलेंजर के रूप में स्थापित होंगे नहीं होंगे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, सनातन की बात पर मैं कहूंगा, जो स्टालिन के बेटे ने बोला है सनातन के बारे में, उसके बाद कुछ रह जाता है क्या? ये सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, सनातन एड्स है। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब बताइए तो कि वो वायरल डिजीजेज बता रहे हैं। सनातन को कितनी समझ उनको होगी मेडिकल साइंस का मुझे नहीं पता है, लेकिन सनातन के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, शायद इस हिंदुस्तान का कोई सनातनी, वो किसी दल से उसके रिश्ते हों ना हो, कहीं ना कहीं तो उसके भावना को तो आहत की ही होगी, जिस तरह से उन्होंने चोटिल किया। तो गठबंधन बने, रैली लोग करें, जाएं, अपने तरीके से लोगों को एड्रेस करें। और मैं तो कहूंगा कि उत्तर पट्टी के एक स्थापित नेता के तौर पर नीतीश कुमार हैं, जिन पर न कोई परिवार संजय जी एक बड़ी संजय जी एक बड़ी खबर आ गई है, मैं आप सभी को वो खबर बता देता हूं। हम लोग आज जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार की 24 तारीख को जो रैली होने वाली है 24 दिसंबर को, वो रैली रद्द हो गई है। मैं आप लोगों को सबको बता दूं, ये खबर बता दूं, अभी अभी खबर आई है कि वो रैली रद्द हो गई है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनको परमिशन नहीं मिला है। यानी रोहनिया में जिस जगह पर वो रैली करना चाहते हैं वहां पर जगह का परमिशन नहीं मिला है, इसकी वजह से रैली रद्द हो गई है। सीधा सवाल मनोज जी से। मनोज जी, आप लोग इतने ज्यादा मतलब डर गए एक तरीके से कि आप लोगों ने परमिशन ही नहीं दिया। आप लोग चाहते ही नहीं है कि यूपी में नीतीश कुमार आए। लोकतंत्र है, कोई कहीं जा सकता है, यानी ये बोलने की बात है केवल। जी सौरभ जी, तो अभी ये खबर तो आपसे ही मिला है, उसे मुझे अपने पार्टी सोर्सों से भी पता करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नेता जब ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी रैली असफल होने वाली है तो ऐसा बहाना भी ढूंढा जाता है। कुछ पेपर पर गलत दे दिए होंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं किए होंगे, जो कि आधार बना होगा। आधार एक लोकतंत्र में कभी ये नहीं बन सकता कि कोई विपक्ष का नेता जाके रैली करे, ना होने दिया जाए। तो कुछ टेक्निकल बातें होती है, अगर आप उसमें कुछ एरर छोड़े होंगे और उसमें परमिशन की दिक्कत होगी तो वो देखने की बात है। तो वो डिटेल्स तो अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी फ्लैश न्यूज आपने सुना होगा या देखा होगा, तो वो डिटेल आने के बाद मैं उस पर कॉमेंट करना चाहूंगा। लेकिन मुझे पता है कि एक इस कारण से कि नीतीश जी वहां रैली करने जा रहे हैं और रैली नहीं होने दिया जाएगा, ये असंभव है, क्योंकि नीतीश जी को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि वो एक अवसान पे है। देखिए, आप भी मानिएगा, नीतीश जी का एक पिक था, राजनीतिक एक हस्ती थे वो, उस समय उन्हें प्रधानमंत्री का और ये सब सपना देखना चाहिए था। लेकिन ये सत्य है कि स्वास्थ्य के कारणों से और अन्य कारणों से आज के दिन में नीतीश जी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो एक देश की राजनीति में सूत्रधार बन सके और देश की विपक्ष की राजनीति को दिशा दे सके, क्योंकि उनके उम्र को मनोज जी समय की कमी है, अंतिम कमेंट जो है वो सारिका जी से ले लेते हैं। सारिका जी, रैली रद्द हो गई, कारण ये बताया गया कि परमिशन नहीं मिला, जगह की परमिशन नहीं मिली। देखिए, हम सब जानते हैं कि यूपी में सरकार किसकी है और लोकतंत्र में हालांकि सबको है स्वतंत्र कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की सारी व्यवस्था जो है वहां की सरकार जो होती है उनके हाथों में होती है। और अब अगर बीजेपी के लोगों ने, चूंकि बीजेपी की सरकार, इसलिए मैं सीधा सीधा बीजेपी पे ही कर रही हूँ,
कि बीजेपी नहीं परमिशन दी है, तो जाहिर सा बात है कि बीजेपी जान रही है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए किसी भी पार्टी का अगर कार्यक्रम हमारे यहाँ होगा तो निश्चित रूप से उस भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी और बौखला जाएगी। देखिए सौरभ जी, अभी बात हो रही थी हंसी की। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ना, वो शमशान घाट पे भी जाके अपना प्रचार करते हैं। और एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें कि सोचिए यहाँ तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, चलाए जाओगे। देखिए, मतलब मृत्यु यानी शमशान घाट में ये प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ आपकी मृत्यु होगी, आप अगर यहाँ जलाए जाओगे तो डायरेक्ट आप स्वर्ग में जाओगे। और वहां वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री जो है वो ठहाके लगा के इस बात पे हंस रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, मृत्यु एक बहुत अटल सत्य हम सब जानते हैं, लेकिन मृत्यु पे भी राजनीति, मृत्यु मतलब जहां शमशान घाट है वहां पे भी राजनीति, और वहां आपके मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। तो ये ओछी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं आपके मार्फत लोगों को दिखाना चाहती थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो वो गिर करके राजनीति करना जानती है। जो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में जो भी दलें हैं वो सारी जो है ना लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, संविधान को मानने वाले गठबंधन है, और सबके अपने विचारधारा है, और हर एक पार्टी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्टी है। और मुझे लगता है अभी विषय पे हम लोग बात भी कर रहे थे कि क्यों ये पार्टी सब सारे अलायंस होकर के एक साथ कार्यक्रम क्यों नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता है सौरभ जी, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, और सबको मुझे लगता है हमारे कई महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई उसमें सबों को अपनी जिम्मेदारियां बांटी भी गई। और आने वाले समय में अभी वक्त रह चुकी, 2-3 महीने हैं अभी अनाउंस होने में कि लोकसभा के चुनाव कब होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले कई और मीटिंग्स में हम ये भी क्लियर करेंगे कि कौन कहां कैसे कौन पार्टी काम करेगा। तो मुझे लगता है हमारी इंडिया गठबंधन का तो सारा कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। हाँ, मनोज जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, और डॉक्टर भी हैं, और अच्छे डॉक्टर हैं। सारिका जी, समय की कमी है, समय काफी ज्यादा हो गया है, माफी चाहूंगा आपसे। सबा नमस्कार। अब हम बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज है, सभी अपने अपने तैयारियों में लगे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 का मिशन में कौन पास होता है और कौन फेल। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।